Hi guys, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain important questions and answers of chapter 5 from your English textbook Flamingo class 12th. The name of the chapter is Indigo, written by Louis Fisher. Dear students, I'll explain all these important questions and answers thoroughly in Hindi so that it may be easier for you to learn or you can say memorize or cram them. So I am going to start these important questions and answers, but before starting the explanation in Hindi, I would like to request you once more to subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you like my videos and find them useful to you. And please don't forget to hit the bell icon so that you may get the latest updates and uploads on my YouTube channel Anurag Rai English Tutor. तो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम रिपीट कर देता हूं. इंडिगो चैप्टर का नाम है, लुई फिशर के द्वारा लिखा गया है और ये आपकी फ्लेमिंगो क्लास 12th की बुक का चैप्टर 5 है. तो थिंक एज यू रीड, ये फर्स्ट हेडिंग है. फर्स्ट हेडिंग में से हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट. इस चैप्टर में राजकुमार शुक्ला को रिजोल्यूट मतलब दृढ़ निश्चयी यानी दृढ़ संकल्प वाला, दृढ़ निश्चयी कहकर क्यों वर्णन किया गया है. आंसर में बोलते हैं, राजकुमार शुक्ला हैड कम ऑल द वे फ्रॉम चंपारण डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय टू लखनऊ टू स्पीक टू गांधी. तो ये कह रहे हैं कि राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी से मिलने के लिए, गांधी से मुलाकात करने के लिए हिमालयाज जो पर्वत श्रृंखला है उसकी तलहटी में मौजूद बिहार का एक जिला है छोटा सा चंपारण, चंपारण से काफी दूर से आए थे. ही इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग अ रिजोल्यूट बिकॉज इवन आफ्टर बीइंग टोल्ड गांधीज अपॉइंटमेंट्स इन कानपुर एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ही डज नॉट क्विट. राजकुमार शुक्ला को दृढ़ निश्चयी कहकर इसलिए वर्णन किया गया है क्योंकि उन्हें गांधी जी के कार्यक्रम बता देने के बावजूद भी कि गांधी जी को अब कुछ दिनों बाद कानपुर जाना है, वहां से भारत के कुछ अन्य भागों में फलानी फलानी जगह जाना है, उधर कार्यक्रम है, इधर कार्यक्रम है, ऐसे काफी लंबे सारे उनका गांधी जी का शेड्यूल और कार्यक्रम बता देने के बावजूद भी वो वहां से छोड़कर गए नहीं. राजकुमार शुक्ला वहां से छोड़कर गया नहीं. ही कंटिन्यूज टू अकम्पनी हिम एवरीवेयर. वो जहां जहां गांधी जी जाते थे वहां वहां उनके साथ ही जाता था. वो इस बात पर दृढ़ता से अटल था, कायम था कि आप जब भी फ्री हो जाओगे तब मैं आपको अपने साथ लेके चलूंगा. लेकिन वो हमेशा गांधी जी के साथ ही रहने लगा और ये इंतजार करने लगा महीनों तक कि जब आप फ्री होगे तब मैं आपको अपने साथ लेकर चलूंगा. आगे है, फर्दरमोर ही persistently asks गांधी टू फिक्स अ डेट फॉर हिज विजिट टू चंपारण. इसके अलावा वह लगातार गांधी जी से आग्रह करते रहे कि आप उनके साथ यानी कि राजकुमार शुक्ला लगातार गांधी जी से यह आग्रह करता रहा कि गांधी जी उसके साथ चंपारण जाने के लिए कोई तारीख निश्चित कर दें, कोई तारीख बता दें, कोई समय निश्चित कर दें. आगे बोलते हैं, हिज रिजोल्यूशन एंड डिटर्मिनेशन फाइनली इंप्रेसेस गांधी एंड ही कंप्लाइज विद हिज रिक्वेस्ट. अंततः उसका दृढ़ निश्चय और उसका इरादा, उसका संकल्प, राजकुमार शुक्ला का दृढ़ निश्चय और उसका इरादा जो है इसने गांधी जी को प्रभावित कर लिया और गांधी जी उसके अनुरोध को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए और उसके साथ उसके जिले चंपारण जाने के लिए
उन्होंने कोई तारीख, कोई डेट फिक्स कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट? आपको क्या लगता है कि जो नौकर थे, नौकर यहां पे मैं आपको बता दूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि गांधी के चंपारण जाने के समय से पहले गांधी जी से कभी मिले नहीं थे। गांधी जी से मिलने के बाद वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस ज्वाइन करी। उसके बाद फिर वो आगे चल के भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। तो अभी ये जहां का जिक्र कर रहे हैं, गांधी जी की पहली बार चंपारण जाना और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर जाना, उससे पहले गांधी जी की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कोई मुलाकात नहीं हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उससे पहले कांग्रेस पार्टी में भी नहीं थे। तो ये कह रहे हैं कि आपको क्यों लगता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर के, जो कि वकील थे राजेंद्र प्रसाद, उनके घर के नौकरों ने राजकुमार शुक्ला की ही तरह गांधी को भी कोई एक और अन्य किसान क्यों समझ लिया? आंसर में कहते हैं, शुक्ला लेड गांधी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। शुक्ला चंपारण में जब गए गांधी को लेकर, तो वो गांधी को राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन बट द सर्वेंट्स न्यू राजकुमार शुक्ला एज अ पुअर योमैन। तो योमैन जो है वो एक छोटे मोटे किसान या जमींदार को कहते हैं, यानी छोटी मोटी जमीन का कोई मालिक हो, मामूली किसान, उसको कहते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे, वो शहर से बाहर थे। और चूंकि राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद के घर पहले भी कई बार अक्सर जाते आते रहते थे, तो राजेंद्र प्रसाद के घर के जो नौकर हैं वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे कि ये एक छोटी मोटी जमीन का मालिक है, किसान है। तो राजकुमार शुक्ला को वो नौकर, राजेंद्र प्रसाद के नौकर, पहले से जानते थे छोटे मोटे किसान के रूप में। गांधी वॉज ऑल्सो क्लैड इन अ सिंपल धोती एंड वॉज द कंपेनियन ऑफ अ पीजेंट। अब चूंकि गांधी भी साधारण धोती पहना करते थे, धोती और ऊपरी तन पे कोई चादर कपड़ा सा ढके रहते थे, तो गांधी भी एक साधारण सी धोती पहने हुए थे और एक किसान के साथ आए हुए थे। कौन? राजकुमार शुक्ला। उस किसान के साथ वो आए हुए थे, साधारण सी धोती पहने हुए थे। तो नौकरों को लगा कि जैसे ये है राजकुमार शुक्ला, जैसे ये एक छोटा मोटा किसान है, वैसे इसके साथ आया हुआ इसका साथी भी कोई किसान होगा। ये बात हुई। तो हैंस द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट। इसलिए उन नौकरों ने गांधी को भी एक और राजकुमार शुक्ला जैसा ही कोई किसान समझ लिया। अगली हेडिंग है थिंक एज यू रीड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। तो ये कह रहे हैं कि गांधी जी के शुक्ला से पहली मुलाकात और शुक्ला के साथ उसके जिले चंपारण आने के दौरान के बीच में, यानी कि शुक्ला से, राजकुमार शुक्ला से गांधी की पहली मुलाकात होना, उसके बाद कई महीनों बाद शुक्ला के साथ उसके जिले चंपारण जाना, इसके बीच में गांधी किन किन स्थानों पर गए, भारत में किन किन जगहों पर गए, उनकी आप सूची बताइए। तो आंसर में कहते हैं, गांधी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वॉज एट लखनऊ। गांधी की शुक्ला से पहली मुलाकात लखनऊ में हुई। देन ही वेंट टू कानपुर एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। शुक्ला से मुलाकात होने के बाद गांधी कानपुर गए। कानपुर के बाद भारत के अन्य शहरों में, अन्य स्थानों में गए। वहां से फिर लौटकर अहमदाबाद के पास वो अपने आश्रम में लौटकर आए। लेटर ही वेंट टू कैलकाटा, पटना एंड मुजफ्फरपुर बिफोर अराइविंग एट चंपारण। और शुक्ला के साथ चंपारण आने से पहले वो कैलकाटा, मुजफ्फरपुर और बिहार की राजधानी पटना, इन 3 जगहों पर भी गए। तब जाकर वो शुक्ला के साथ उसके जिले चंपारण आए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। ये बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि 3 क्वेश्चंस को एक में मिला दिया गया है।
तो मैं तीनों क्वेश्चंस को वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हाट डिड द पीसेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट? किसान जो थे वहां के चंपारण जिले के जो किसान थे वो अंग्रेज जमींदारों को किराए के रूप में क्या भुगतान करते थे? ये पहला। व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड एंड व्हाई? अब अंग्रेज लोग जो वो भुगतान करते थे किसान, उसके बजाय अब वो क्या मांग करने लगे थे अंग्रेज जमींदार, और क्यों करने लगे थे? ये सेकंड क्वेश्चन। और व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो? और तीसरा क्वेश्चन ये है कि सिंथेटिक इंडिगो जो था, यानी कृत्रिम नील, आर्टिफिशियल कृत्रिम नील जो था, उसके बाजार में आ जाने से जो असली नील है जिसकी खेती करके उसे उगाया जाता था, असली नील की कीमतों पर नकली कृत्रिम नील की का क्या असर पड़ने वाला था? तो ये तीन क्वेश्चंस को मिलाया गया है। आंसर बहुत लेंथी नहीं है, शॉर्ट में ही है। तो आंसर में कहते हैं द पीजेंट्स पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इंडिगो एज रेंट। किसान अंग्रेज जमींदारों को नील की फसल उगाकर वो पूरी नील की फसल किराए के तौर पर भुगतान करते थे। नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब उस समय तक जर्मनी ने कृत्रिम इंडिगो विकसित कर लिया था। सो द ब्रिटिश नाउ वांटेड मनी एज कॉम्पनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट। अब अंग्रेज जमींदार उन गरीब नील के जो बटाईदार किसान थे, नील के शेयर क्रॉपिंग करने वाले नील के बटाईदार जो गरीब किसान थे, उन किसानों से अंग्रेज जमींदार उन किसानों को 15% का जो एग्रीमेंट था उससे मुक्त करने के एवज में मुआवजे के लिए धन की मांग करने लगे थे। द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन ड्यू टू द सिंथेटिक इंडिगो। और कृत्रिम नील की वजह से जो असली नील जो थी उसकी कीमतें गिर जाने वाली थीं। तो ये आंसर हमारा तीनों क्वेश्चंस के यहां तक आंसर पूरे होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है थिंक एज यू रीड। इस हेडिंग से फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाई डिड गांधी अग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स? गांधी किसानों को 25% रिफंड के जो सेटलमेंट था उस पर समझौते पर क्यों सहमत हो गए? अंग्रेज जमींदार जब केस हार गए थे तो उनको किसानों को धन लौटाना था। अब वो गांधी ने 50% की मांग करी और वो अंग्रेज जमींदारों ने 25% बोल दिया लौटाने को। तो गांधी अंग्रेज जमींदारों द्वारा नील के बटाईदार किसानों को 25% की रकम लौटाए जाने के समझौते पर गांधी क्यों सहमत हो गए? आंसर में बोलते हैं गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। तो गांधी ने यह समझाया कि अंग्रेज जमींदारों के द्वारा जो धन लौटाया जाना है वो कम महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि अंग्रेज जमींदार केस हारने के बाद धन लौटाने को तो तैयार सहमत हुए, धन लौटाने को तो तैयार हुए, और उसके साथ साथ ना सिर्फ वो धन लौटा रहे हैं बल्कि उनकी प्रेस्टीज, उनकी साख, उनकी प्रतिष्ठा वो भी गिर रही है। उनको आखिरकार किसानों के सामने झुकना पड़ा, तो इससे अंग्रेज जमींदारों की साख, उनकी प्रतिष्ठा भी गिर रही है। रिफंड का जो अमाउंट है उससे ज्यादा बड़ी बात गांधी उसको मानते थे कि अंग्रेजों की साख और प्रतिष्ठा भी गिरेगी। आगे है सो ही अग्रीड टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। इसीलिए गांधी को अंग्रेज जमींदारों द्वारा किसानों को 25% धन लौटाने के समझौते पर गांधी ने अपनी सहमति जता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं
हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स? इस प्रकरण ने, कौन सा? ये चंपारण का पूरा घटनाक्रम, चंपारण का पूरा घटनाक्रम, इस पूरे प्रकरण ने चंपारण के जो गरीब किसान थे, नील के बटाईदार किसान थे, उनकी दुर्दशा को कैसे बदल दिया? आंसर है द पीजेंट्स वर सेव्ड फ्रॉम स्पेंडिंग टाइम एंड मनी ऑन कोर्ट केसेस। किसान जो है गांधी के आ जाने से कोर्ट केसेस पर खर्च होने वाला समय और पैसा से अब किसान जो है मुक्त हो गए थे। पहले उन्हें, किसानों को, कोर्ट केसेस लड़ने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता था और कोर्ट की तारीखों में चक्कर लगाकर अपना बहुत समय खराब करना पड़ता था। लेकिन अब वो पैसा और वो समय खर्च करने के लिए गांधी और गांधी के साथ जो और भी दूसरे लीडर्स थे, राजेंद्र प्रसाद आदि काफी सारे, वो लोग आ गए थे। तो किसान अब धन से और समय से बच गए थे जो उनको कोर्ट केसेस में पहले खर्च करना पड़ता था। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड देयर एस्टेट्स विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स। कुछ ही वर्षों के अंदर, कुछ ही वर्षों के भीतर अंग्रेज जमींदार अपनी जायदादों को, जो बड़ी बड़ी जमीनों पे उन्होंने कब्जे कर रखे थे, बड़ी बड़ी जायदादें थी, वो नील के बटाईदार किसानों को वापस लौटाने को तैयार हो गए। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और नील की जो बटाईदारी पर जो खेती होती थी वो अब खत्म हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि गांधी ने चंपारण का जो घटनाक्रम था उसे अपने जीवन का एक मोड़ बिंदु या अपने जीवन का एक निर्णायक समय, एक महत्वपूर्ण समय या अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण बिंदु क्यों माना गांधी ने चंपारण के घटनाक्रम को? आंसर में कहते हैं द चंपारण एपिसोड बिगेन एज एन अटेम्प्ट टू ईज द सफरिंग्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। चंपारण का घटनाक्रम शुरू हुआ था बहुत बड़ी संख्या में गरीब किसानों को उनकी तकलीफों, उनके कष्टों से राहत दिलाने के प्रयास में। यह सब चंपारण का घटनाक्रम शुरू हुआ था, गरीब किसानों को उनकी तकलीफों से राहत देने के प्रयास में शुरू हुआ। गांधी कंसिडर्ड इट टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट सिविल डिसओबीडियंस which had triumphed for the first time could go a long way in the freedom struggle. गांधी इस चंपारण के घटनाक्रम को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण या निर्णायक मोड़ इसलिए मानने लगे क्योंकि गांधी को ये एहसास हुआ कि नागरिक अवज्ञा की ये जो जीत भारत में पहली बार हुई थी, नागरिक अवज्ञा की, अंग्रेजों के खिलाफ नागरिक अवज्ञा की जो जीत पहली बार भारत में हुई थी, वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत दूर तक जाने वाली थी, ऐसा गांधी को एहसास हुआ। गांधी एडमिट्स दैट व्हाट ही हैड डन वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। गांधी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो काम उन्होंने वहां चंपारण में किया वो बहुत ही साधारण सा काम था। ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ओन कंट्री। गांधी ने यह डिक्लेयर किया, यह घोषित किया कि अंग्रेज उन पर उनके ही देश में हुक्म नहीं चला सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स? गिव इंस्टेंसेस। गांधी वकीलों को प्रभावित करने में कैसे सक्षम रहे, कुछ उदाहरण दीजिए। तो आंसर में कहते हैं गांधी वॉज एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स थ्रू हिज कन्विक्शन, अर्नेस्टनेस एंड पर्टिनेंट क्वेश्चनिंग। तो ये कह रहे हैं कि गांधी अपने कन्विक्शन का मतलब होता है दृढ़ विश्वास, अर्नेस्टनेस मतलब ईमानदारी, और पर्टिनेंट क्वेश्चनिंग यानी लगातार प्रासंगिक सवाल। तो गांधी जो है अपने दृढ़ विश्वास, अपनी ईमानदारी और अपने लगातार
जो है लगातार कायम रहने वाले प्रासंगिक सवालों के माध्यम से उन वकीलों को प्रभावित करने में कामयाब रहे। He asked the lawyers what would they do if he was sentenced to prison. गांधी जी ने वकीलों से पूछा, उन वकीलों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कई सारे और भी प्रमुख लोग थे जो आजादी के आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया था। तो गांधी जी ने उन वकीलों से पूछा कि यदि उन्हें यानी गांधी जी को यदि जेल हो गई, इस केस में लड़ते लड़ते गांधी जी को जेल हो गई, तो वे वकील लोग क्या करेंगे, वे लोग क्या करते अगर गांधी जी को जेल हो जाती तो। ऐसा गांधी जी ने उन लोगों से पूछा। द लॉयर सेड दैट दे हैड कम टू एडवाइज हिम एंड हेल्प हिम। इफ ही वेंट टू जेल दे वुड गो होम। वकीलों ने गांधी को जवाब दिया कि वे लोग वहां चंपारण आए थे गांधी की मदद करने, और यदि गांधी को ही जेल हो जाती तो वो लोग अपने अपने घर लौट जाते। गांधी आस्क्ड देम अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स। इस पर गांधी जी ने उन लोगों से नील के बटाईदार किसानों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में पूछा कि उन किसानों पे जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा। द लॉयर्स हैड कंसल्टेशंस and came to the conclusion that it would be a shameful desertion if they went home. वकीलों ने आपस में सलाह मशवरा किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि गांधी को जेल हो जाती और यदि वे भी वहां से छोड़कर चले जाते तो ये उन लोगों के लिए एक शेमफुल डिसर्शन यानी शर्मिंदगी से भरा कर्तव्य छोड़कर भागना वाला काम हो जाता। उन वकीलों ने सलाह करी और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि गांधी को जेल होने के बाद वे लोग भी घर चले गए तो ये ऐसा माना जाएगा कि जैसे वो शर्मिंदगी के साथ अपने ड्यूटी छोड़कर भागने वाले, कर्तव्य छोड़कर भागने वाले बन जाएंगे वो लोग। दे वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। सलाह मशवरा करने के बाद वो सब गांधी के पास लौट कर गए और गांधी को बताया कि यदि गांधी को जेल हो जाती तो वे लोग भी उनके साथ साथ जेल जाने को तैयार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज टुवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। तो ये कह रहे हैं कि उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी और कई सारे लोग होम रूल यानी स्वराज की मांग कर रहे थे, यानी अपने खुद के राज की मांग। स्वराज की मांग करने का मतलब यह था कि कई सारे लोग अंग्रेजों से लड़कर झगड़कर आंदोलन करके ये कहते थे कि आप लोग अपने देश जाओ, हमें आजाद करो, हमारे देश में हमारा ही राज होगा। ये आजादी की मांग, स्वराज की मांग कर। तो ये कह रहे हैं कि भारत में छोटे छोटे क्षेत्रों में औसत भारतीयों का जो है रवैया, व्यवहार उन लोगों के प्रति क्या था जो लोग अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे किसी भी तरीके से और स्वराज की मांग कर रहे थे। जो लोग अंग्रेजों से, कुछ लोग आप जानते ही हैं कि अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के लिए दो प्रकार के विशेष दल बने, एक गरम दल, एक नरम दल। नरम दल वो होता था कि जैसे गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद जो आंदोलन करके धरना देकर शांति प्रिय तरीके से उन्हें जाने के लिए कहते थे, और गरम दल वो जो क्रांतिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी, बलपूर्वक लड़कर मरकर आजादी लेने वाले। तो ये दोनों ही प्रकार के लोग स्वराज की मांग करते थे, गरम दल वाले और नरम दल वाले। तो स्वराज की मांग करने वाले जो लोग थे उनके प्रति छोटे छोटे क्षेत्रों में औसत भारतीयों का व्यवहार या रवैया क्या था। आंसर में कहते हैं, ड्यूरिंग दोज डेज द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश। उन दिनों में भारत के छोटे छोटे क्षेत्रों में औसत भारतीय लोग जो थे वो अंग्रेजों से डर कर रहते थे। दे वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। और वे भारतीय स्वराज की मांग करने वाले जो लोग थे, जो भारत की आजादी के लिए मांग कर रहे थे, लड़ रहे थे, उन लोगों का साथ देने, उन लोगों के प्रति हमदर्दी दर्शाने में डरते थे। इसलिए डरते थे कि उन्हें लगता था कि अंग्रेज लोग इन लोगों पर तो कार्रवाई करेंगे ही,
लाठी डंडों से पीटेंगे, जेल में ठूंस देंगे, गोली मारेंगे। अंग्रेज करते ही थे। जो लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे उनको अंग्रेज लाठी चार्ज करते थे, गोली मारते थे, जेल में डाल देते थे। उनकी मदद करने, आजादी की मांग करने वालों की मदद करने वाले, उनके साथ हमदर्दी दर्शाने वाले लोग जो है डरते थे कि अंग्रेज कहीं हमें भी ना मारे। तो ये लोग डरते थे आजादी की मांग करने वाले लोगों का समर्थन करने में, उनके प्रति हमदर्दी दर्शाने में। छोटे छोटे क्षेत्रों में भारतीय लोग डरते थे। Hence, though they were supportive of people like Gandhi, they were afraid of showing it explicitly, and only a few could actually dare to come out openly. अब चूंकि इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए हालांकि ये औसत भारतीय जो है छोटे छोटे क्षेत्रों में, वो गांधी और गांधी जैसे अन्य कई लोगों का समर्थन करने की विचारधारा रखते थे, लेकिन इसके बाद भी गांधी या गांधी जैसे आजादी की मांग करने वाले लोगों का खुलकर साथ देने में जो है वो भयभीत रहते थे। और वास्तविकता में बहुत कम ही लोग खुलकर गांधी या गांधी जैसे लोगों का समर्थन करने या साथ देने, बहुत कम ही लोग आते थे, क्योंकि वो अंग्रेजों से डरे हुए रहते थे। इन द स्टोरी गांधी स्टेड एट मुजफ्फरपुर फॉर 2 days एंड ओनली प्रोफेसर मलकानी हैड द करेज टू गिव शेल्टर टू हिम। इस कहानी में ये बताया गया है कि चंपारण जिले में जब गांधी जी गए राजकुमार शुक्ला के साथ, तो वहां मुजफ्फरपुर नाम के शहर में गांधी जी ठहरे 2 दिन के लिए, और वहां एक कॉलेज के प्रोफेसर मलकानी में ही इतना साहस हुआ कि वो गांधी को अपने घर पर उन्होंने रुकाया, अपने घर पर ठहराया। आगे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपुल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। हमें यह कैसे पता चलता है इस लेसन के माध्यम से कि आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में ऑर्डिनरी पीपुल, साधारण लोगों ने भी कैसे योगदान दिया। आंसर में कहते हैं, इन द टेक्स्ट लुई फिशर राइट्स ऑफ हाउ अ स्मॉल फार्मर राजकुमार शुक्ला फ्रॉम अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट हेल्प्स टू ब्रिंग आउट अबाउट अ वेरी प्रोमिनेंट चेंज। इस अध्याय में लेखक लुई फिशर ये लिखते हैं कि कैसे एक छोटे से जिले का एक छोटा सा किसान राजकुमार शुक्ला मदद करता है एक बहुत बड़े बदलाव को लाने में। राजकुमार शुक्ला ही आए थे, गांधी को जबरदस्ती करके, जोर देकर, विनती करके, आग्रह करके अपने जिले लेके गए। फिर गांधी ने वकीलों की पूरी लॉबी इकट्ठी करी, फिर केस लड़ा और अंग्रेज जमींदार हार गए। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया एक छोटे से जिले के छोटे से किसान राजकुमार शुक्ला की वजह से। उसने एक बड़ा बदलाव, प्रमुख बदलाव लाने में मदद करी। प्रोफेसर कृपलानी received Gandhi at Muzaffarpur railway station at midnight with a large body of students with him। और मुजफ्फरपुर जब गांधी पहुंचे तो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर गांधी को रिसीव करने के लिए प्रोफेसर कृपलानी बहुत बड़ी संख्या में छात्रों और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के साथ गांधी को रिसीव करने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे प्रोफेसर कृपलानी। मुजफ्फरपुर लॉयर्स टू कॉल्ड ऑन हिम। मुजफ्फरपुर के जो वकील जो थे उन्होंने भी किसानों के संदर्भ में बात करने के लिए गांधी को बुलाया। अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी व्हेन ही रीच्ड मोतिहारी। और जब मुजफ्फरपुर से गांधी जी मोतिहारी पहुंचे, बिहार के मोतिहारी पहुंचे, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग उनका अभिवादन करने, उनका स्वागत करने वहां मोतिहारी में पहुंचे। थाउजेंड्स ऑफ पीपुल डेमोन्स्ट्रेटेड अराउंड द कोर्ट रूम। हजारों लोगों ने कोर्ट के इर्द गिर्द प्रदर्शन किया। दिस शोज दैट ऑर्डिनरी पीपुल टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। ये सारे उदाहरण, ये सारी बातें ये दर्शाती हैं कि साधारण लोगों ने भी भारत की आजादी के लिए किसी ना किसी तरह तो अपना योगदान दिया ही था। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है।
डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छे नेता के गुणों का वर्णन कीजिए। तो आंसर में कहते हैं अ गुड लीडर हैज अ मास अपील। एक अच्छा नेता जो है उसके अंदर एक बड़ी जनता को प्रभावित करने की क्षमता होती है, एक व्यापक अपील होती है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में जनता को अपनी ओर खींचने आकर्षित करने की क्षमता होती है। ही राइजेज फ्रॉम द मासेस, थिंक्स फॉर देम एंड वर्क्स फॉर देम। वो अच्छा नेता जो है साधारण जनता के बीच से ही उठकर निकलता है, उन लोगों के बारे में सोचता है, साधारण जनता के बारे में सोचता है और साधारण जनता के बारे में ही उनके लिए ही काम करता है। अ लीडर इज समवन हु लीड्स द माइंड्स ऑफ अदर्स एंड कन्विंसेस देम इनटू फॉलोइंग हिज सेट ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स। तो ये कह रहे हैं कि एक अच्छा नेता वह होता है जो दूसरों का नेतृत्व करता है, दूसरों के आगे आगे चलता है, लीडर बनकर उनका नेतृत्व करता है और उन्हें अपने विचारों और विश्वासों, जो है आइडियाज माने विचार और बिलीफ्स माने विश्वास, और उन लोगों को जिनका वो नेता होता है उन्हें अपने विश्वासों और अपने विचारों का अनुसरण करने के लिए भी प्रेरित करता है। तो एक अच्छा नेता ऐसा भी होता है। ट्रुथ, ऑनेस्टी, पैट्रियोटिज्म, मोरालिटी, स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड सेक्रीफाइस आर द हॉलमार्क्स ऑफ अ गुड लीडर। तो ये कह रहे हैं कि ट्रुथ सच्चाई, ऑनेस्टी ईमानदारी, पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति, मोरालिटी यानी नैतिकता, स्पिरिट ऑफ सर्विस सेवा की भावना, ये सारे एक अच्छे नेता के हॉलमार्क्स यानी विशेष उसकी पहचान या निशानी होते हैं। अ गुड लीडर बिलीव्स इन वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन एंड डज नॉट थिंक इन द नैरो टर्म्स ऑफ क्लास, कास्ट और रीजन। एक अच्छा नेता जो है वो देश के, पूरे देश के, राष्ट्र के कल्याण या भलाई या हित के लिए सोचता है और काम करता है। एंड डज नॉट थिंक इन द नैरो टर्म्स ऑफ क्लास, कास्ट और रीजन। और वो अच्छा नेता कोई वर्ग विशेष या जाति या क्षेत्र की संकीर्ण मानसिकता के बारे में नहीं सोचता। अ गुड लीडर इज करेजियस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी एंड इज नेवर अ क्विटर। तो करेजियस का मतलब होता है साहसी, एडवर्सिटी माने प्रतिकूलता या विपरीत परिस्थिति, और क्विटर माने भगोड़ा या छोड़ के जाने वाला। तो एक अच्छा नेता जो है प्रतिकूल या विपरीत परिस्थितियों में भी साहसी होता है और वो किसी भी परिस्थिति में छोड़कर भागने वाला नहीं होता। लाइफ इज एन ओपन बुक। जीवन जो है एक खुली पुस्तक होती है। ऐसे अच्छे नेता का जो जीवन है वो एक खुली पुस्तक होती है। ही मोटिवेट्स एंड इनकरेजेस अदर्स ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन देम। वो दूसरे लोगों को अभिप्रेरित करता है, इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है और उनके अंदर से सर्वोत्तम निकालने की कोशिश करता है। एक अच्छा नेता अपने अनुयायियों को प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है और उनके अंदर से बेस्ट को निकालने की कोशिश करता है। ही एप्रिशिएट्स द एफर्ट्स ऑफ अदर्स एंड इज नॉट बायस्ड और पार्शियल। और ही एप्रिशिएट्स द एफर्ट्स ऑफ अदर्स। एप्रिशिएट माने सराहना करना। अच्छा नेता दूसरों के प्रयासों की सराहना करता है एंड इज नॉट बायस्ड और पार्शियल। और वो बायस्ड का मतलब है पक्षपाती, और पार्शियल का भी यही मतलब होता है। और अच्छा नेता जो है किसी भी प्रकार का पक्षपात करने वाला पक्षपाती नहीं होता। तो ये जो है वो एक अच्छे नेता की जो है क्वालिटीज बताई गई हैं। एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी हैं तो उन्हें भी ले लेते हैं हम। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, व्हाट वाज गांधीज पॉलिटिक्स इंटरट्विन्ड विद। इंटरट्विन का मतलब है उलझ जाना। गांधी की राजनीति किन चीजों में उलझ गई थी, किस चीज से उलझ गई थी। तो आंसर में कहते हैं द सक्सेस ऑफ चंपारण जस्टिफाइड गांधीज स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। चंपारण आंदोलन जो रहा, सत्याग्रह रहा, उसकी सफलता
जो है उसकी सफलता ने गांधी जी की राजनीति को सही ठहराया। गांधी जी की राजनीति और उनकी राजनीति की जो स्टाइल थी, उनकी शैली थी, उसको सही ठहराया। सिविल डिसओबीडियंस वॉज द टिपिकल पैटर्न ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स। गांधी जी की राजनीति का एक विशिष्ट प्रकार का प्रारूप था सिविल डिसओबीडियंस, मतलब नागरिक अवज्ञा, यानी नागरिकों के द्वारा अंग्रेज सरकार की आज्ञा ना मानना। ये गांधी जी की पॉलिटिक्स का एक विशेष गुण बन गया था। हिज वेज एंड मीन्स वर नॉन वायलेंट। उनके तौर तरीके और साधन जो है गैर हिंसा वाले, अहिंसक थे। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विन्ड विद द डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। गांधी जी की राजनीति लाखों भारतीयों के दिन प्रतिदिन की छोटी मोटी समस्याओं और उनके आम जीवन में उलझ कर रह गई थी। इन चंपारण ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद द लॉट ऑफ पुअर एंड एक्सप्लॉइटेड पीजेंट्स। चंपारण में उन्होंने अपने आप को बहुत सारे गरीब और शोषित किसानों के भाग्य से उन्होंने अपने आप को जोड़ दिया था। और अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, वाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के वकीलों को डांटा क्यों, उनकी फटकार क्यों लगाई? तो आंसर में कहते हैं, मुजफ्फरपुर लॉयर कॉल्ड इन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के वकील जो हैं वो आए थे गांधी जी को वहां की सारी जो घटनाक्रम था उससे अवगत कराने के लिए। चंपारण, मोतिहारी आदि जिलों में नील की जो बटाईदारी की किसानी होती थी, शेयर क्रॉपिंग होती थी इंडिगो की, और किसानों के और अंग्रेज जमींदारों के क्या आपस में एग्रीमेंट्स आदि होते थे, क्या डीलिंग्स होती थी, इन सब घटनाओं से अवगत कराने के लिए मुजफ्फरपुर के वकील गांधी के पास आए थे। दे हैड फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स इन कोर्ट्स। और वे किसान लोग फ्रीक्वेंटली यानी अक्सर बार बार इन किसानों का प्रतिनिधित्व करते थे, इन किसानों के कोर्ट में केसेस लड़ते थे, इन किसानों का कोर्ट में प्रतिनिधित्व करते थे। गांधी चाइडेड देम फॉर कलेक्टिंग फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने उन गरीब नील के उन गरीब बटाईदार किसानों से भारी भरकम फीस लेने के कारण, जो वकील लोग उनसे गरीब किसानों से फीस ले लेते थे, उसके लिए गांधी जी ने उन वकीलों को फटकार लगाई। When peasants were so poor and crushed, it was inhuman to charge heavy fees for them. और फटकार लगाकर गांधी जी ने उन्हें यह बताया कि जब किसान इतने दबे हुए, इतने कुचले हुए हैं अंग्रेजों के अत्याचार से और इतने गरीब हैं, तो ऐसी स्थिति में इन दबे कुचले और गरीब किसानों से इतनी भारी भरकम फीस लेना अमानवीय बात है। ये कहकर गांधी जी ने उन मुजफ्फरपुर के वकीलों की फटकार लगाई। तो यहां पर आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 इंडिगो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स पूरे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स लेकर आता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।